हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और 70th बीपीएससी का मींस का एग्जाम बस कुछ ही दिन दूर है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो ये जो 10 से 15 दिन है, एकदम जी जान लगा के मेहनत करके आप अपनी पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए और बस रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड तक लगे रहिए, हिम्मत मत हारिएगा। बस बी मोटिवेटेड, डोंट लूज होप एंड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अब बस उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही खास है और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, इसलिए इसमें एंड तक बने रहना। एंड तक यहाँ पे, क्योंकि आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ प्रो टिप्स आई एम गोइंग टू शेयर, जो कि एक आंसर राइटिंग को, एक आंसर लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आप मीन्स के एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहे हो, क्या चीजें आपको अपने दिमाग में लेके जानी है ताकि आप वहां पे बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो हमको सबको मालूम है जीएस के जीएस 1 जीएस 2 के पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, ऐसे का पेपर होता है। ठीक है, अब जो हम आंसर्स लिखेंगे, जिस तरह से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी एग्जामिनर हो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब उसको क्लैरिटी चाहिए। वो चाहता है कि जो आप आंसर लिख रहे हो वो एकदम क्लियर हो, उसमें क्लैरिटी हो, उसमें रेलिवेंस हो, उसमें स्ट्रक्चर हो और फैक्ट्स हो। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, एंड तक बने रहना इस वीडियो में, बिकॉज लास्ट में मैं आपके साथ एक बोनस टिप शेयर करूंगी। ठीक है, सो वो बोनस टिप के लिए आपको ये भी पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, तो हमने बात करी यहाँ पे एग्जामिनर देखता है एक आंसर में क्लैरिटी, रेलिवेंस, फैक्ट्स और स्ट्रक्चर। फिर हम वर्ड लिमिट को देखेंगे कि जितना आपसे पूछा गया है, जितने वर्ड्स वहां बोले गए हैं, हमें उतने ही वर्ड्स लिखने हैं। फालतू में आप ज्यादा वर्ड्स लिखने के चक्कर में मत पड़िए, अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। और जो आपके आंसर्स होने चाहिए वो ब्रीफ होने चाहिए, बट वो इम्पैक्टफुल होने चाहिए। तो जो आंसर्स होने चाहिए वो ब्रीफ एंड इम्पैक्टफुल आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाता है एग्जामिनर द्वारा। अब हम बात करते हैं कि हमारे आंसर में जब भी हमें कोई शुरुआत करनी है तो हम एक इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखते हैं पहले। तो इंट्रोडक्शन का हमारा जो होता है वो 10 से 15% हमारा क्वेश्चन जो होता है वो इंट्रोडक्शन, एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी चीज की शुरुआत अच्छी करेंगे तभी तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट होगा ना उसको पढ़ने में आगे भी। तो इंट्रोडक्शन आपका काफी इंपैक्टफुल होना चाहिए। हमेशा अपना इंट्रोडक्शन या तो आप डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करिए, या किसी फैक्ट के साथ स्टार्ट करिए, या फिर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड किसी कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस तरह से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, या फिर डेफिनेशन के साथ, फैक्ट के साथ या कोट के साथ, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ क्वेश्चन आप एक गुड गवर्नेंस पे पूछा गया है, तो आप ये इसमें एक यूएनडीपी का कोट डाल सकते हैं कि गवर्नेंस स्टार्ट्स विद गुड गवर्नेंस इज द की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस पे, तो आप एक यूएनडीपी का कोट डाल सकते हैं। जहां रेलिवेंट कोट आपको मिल रहा है, आप वो कोट वहां पे डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद हम मेन बॉडी की बात करते हैं आंसर की, जो होती है 70 to 75% ऑफ आंसर होता है उसका मेन बॉडी। ठीक है, अब उस मेन बॉडी में आपके क्या होना चाहिए, जो सबसे पहले तो उसमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए उसका। जो आंसर का इंट्रोडक्शन के बाद जो आप बॉडी पार्ट लिखेंगे वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में लिखा होना चाहिए। अगर मान लीजिए हिस्ट्री और पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें आप क्रोनोलॉजी डाल सकते हैं, उसमें आप कॉज और इफेक्ट स्ट्रक्चर डाल सकते हैं अगर हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड है। अगर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कुछ, तो आप उसमें डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम डाल सकते हैं, कुछ मैप डाल सकते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक या सोसाइटी से कुछ है तो उसमें आप फिगर्स डाल सकते, उसमें आप फैक्ट डाल सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। तो इस तरह से चीजें आपको अपनी कैटेगराइज करनी होगी। मान लो हिस्ट्री पॉलिटी है तो आप कुछ उसमें क्रोनोलॉजी डाल दिए, तो वो एक इम्पैक्टफुल हो गया। वहां पे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है, उसमें आपने बहुत अच्छे से मैप से कुछ दिखा दिया, चीजें जिस तरह से पूछी गई हैं। मान लो मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में कुछ पूछा गया है, तो इंडिया का मैप बना के आप दिखा सकते हो कि इंडिया में ये मिनरल्स यहाँ पे इस तरह से मिलते हैं, पाए जाते हैं, जो भी चीजें हैं। अगर आपका इकोनॉमी या सोसाइटी से रिलेटेड कुछ है तो उसमें आप रिपोर्ट, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई, या कोई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की कुछ फैक्ट्स हो गए, फिगर्स हो गए, तो वो आप वहां डाल के अपने आंसर को एक इम्पैक्टफुल आंसर बना सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो ना वो रीडर फ्रेंडली हो। ठीक है,
तो रीडर फ्रेंडली कैसे बनेगा? अगर आप उसको बुलेट्स में लिख रहे हो, सब हेडिंग्स डाल रहे हो, ठीक है, उसमें फैक्ट्स डाल रहे हो, रिपोर्ट्स डाल रहे हो, कमिटीज की रिपोर्ट्स डाल रहे हो, एआरसी की रिपोर्ट डाल रहे हो, नीति आयोग की, एनसीआरबी की, अगर आप कुछ कुछ रिपोर्ट्स डाल देते हैं और फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं, डायग्राम होता है, मैप होता है, तो अगर आप ये सारी चीजें अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो आपका जो आंसर है वो रीडर फ्रेंडली बन जाता है। ठीक है, तो आपको जब मेन बॉडी आप लिखेंगे अपने आंसर की तो आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, पहले तो कि किस तरह से आपको अपने आंसर में बुलेट्स मतलब बुलेट और हेडिंग्स डाल के किस तरह से उसको एकदम क्रिस्प, जैसे एग्जामिनर पढ़े तो बस वो देख के अरे हाँ यार ठीक है, मतलब सब बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका बॉडी हो गया, फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन भी आपका 10 से 15% होता है, आंसर का पार्ट होता है कंक्लूजन। हमेशा कंक्लूजन जो है वो 2-3 लाइन में आप उसको एक पॉजिटिव वे में कंक्लूड करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन जो भी होना चाहिए पॉजिटिव वे में होना चाहिए, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ होना चाहिए, और उसमें आप वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हो, वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, उसमें आप कोई पॉलिसी मेजर दे सकते हो या फिर कोई ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस कुछ ऐसा हुआ है तो वो चीजें आप कंक्लूजन में एक्सक्यूज मी, तो कंक्लूड करते समय आप वो सारी चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर ली आपकी पूरे आंसर की, इंट्रो पार्ट हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका बॉडी हो गया, उसके बाद फिर आपका कंक्लूजन हो गया। तो इसमें मेन हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे काफी फोकस करना है, और कंक्लूजन हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ हमें कंक्लूड करना है। कोई बहुत एक्सट्रीम व्यूज में मत जाइए, एक वे फॉरवर्ड एक पॉजिटिव तरीके से अपने आंसर को पूरा अच्छे शब्दों में उसको निचोड़ करके बढ़िया से 3-4-5-6 लाइनों में आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ प्रो टिप्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रो टिप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको अपना क्वेश्चन जो है वो डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में अलग अलग डिकोड मीन्स डिस्कस बोला गया है, कि एनालाइज बोला गया है, कि इवैल्यूएट बोला गया है, कि क्रिटिकली एनालाइज बोला गया है। तो डिकोडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सी वेदर इट इज आस्किंग critically analyze or whether it is simply asking to discuss or it is asking to evaluate। हर चीज में डिफरेंस होता है। ठीक है, so first you need to decode the question very clearly। okay, उसके बाद stick to word limit। वर्ड लिमिट के साथ आप स्टिक रहिए। जितने वर्ड्स, मान लीजिए उसने 80 to 90 वर्ड्स बोला है, स्टिक ट्राई टू कवर इट इन अराउंड 85 वर्ड्स। 80 to 85 वर्ड्स में, 90 वर्ड्स में अपना आंसर कंक्लूड करो पूरा, उसको सब कुछ पूरा लिख के दो। फालतू में वर्ड लिमिट एक्सीड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। उसके बाद अननेसेसरी की स्टोरी टेलिंग को अवॉइड करिए। ये नहीं कि आप कुछ भी एक चीज को लिख दिया। कई बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही पॉइंट को लिखते हैं, घुमा फिरा के अलग अलग लाइन में, अलग अलग लैंग्वेज में वो एक ही पॉइंट को रिपीट करते रहते हैं, तो या फिर एक ही चीज को एग्जाम्पल में देते रहते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। अननेसेसरी की स्टोरी टेलिंग, फालतू के कुछ एग्जाम्पल्स वो सब मत डालना। अपने आंसर को एकदम क्रिस्प और फैक्चुअल रखना, बिकॉज जितना क्रिस्प और फैक्चुअल रहेगा, एग्जामिनर को पढ़ने में, आपको मार्क्स देने में उतनी ही दिलचस्पी होगी और उतने ही अच्छे मार्क्स आपको वो देगा। ओके, उसके बाद रिवाइज करिए और डेली अपने आंसर्स लिखिए। ठीक है, और हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप कुछ भी कैसे भी लिख के चले आए, आपकी हैंड राइटिंग लिजिबल होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना हो कि सामने वाला पढ़ ले। ठीक है, अब आर एस की तरह लिखा हुआ है तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है आर है कि एस है, टी है कि आई है, तो ये सब छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। हड़बड़ी में, ठीक है, एग्जाम में सबको हड़बड़ी रहती है, फटाफट लिखना रहता है, बट इतना भी घसीटा मार के मत लिखने का, उसको समझ में ही नहीं आए कि लिखा क्या है। जितना भी जल्दी लिख रहे हो इतना श्योर करना कि वो रीडेबल हो, एटलीस्ट एग्जामिनर उसको पढ़ पा रहा है। तो वो चीज नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपकी हैंड राइटिंग, कोई कटवट, कोई फालतू का वो सब कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन आप अपना आंसर्स लिखने, और अपने आंसर जो और प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि पहले मैंने बताया आपको, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है, आप उसमें मैप बनाओ, इकोनॉमी का है तो उसमें कोई रिपोर्ट के फैक्ट डालो, फिर आप हिस्ट्री या पॉलिटी का है तो उसमें आप फिर अपने क्रोनोलॉजी यूज करो। तो इस तरह से अगर आप अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे, डेफिनेटली आपके चांसेस, यू हैव अ हाई चांस ऑफ स्कोरिंग अ वेरी गुड मार्क्स इन मेंस एग्जाम, राइट। उसके बाद अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो एंड तक देखना, इसमें आई एम गोइंग टू शेयर बोनस टिप्स। तो बोनस टिप ये है कि हमेशा एग्जाम्पल में आप गवर्नमेंट पॉलिसीज या स्कीम्स का एग्जाम्पल देना।
ठीक है, अपने आंसर को किसी फ्लैगशिप प्रोग्राम के साथ रिलेट करके लिखो। अगर आप इस तरह से चीजें करोगे, क्योंकि भैया सरकार में ही तो आपको काम करना है ना, सरकार के बंदे बन के आपको काम करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी गवर्नमेंट स्कीम्स की और पॉलिसीज की, और उसको आप अपने आंसर से लिंक कर पाए ना, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएगा आपके आंसर में। तो ये चीज आप जरूर जहां इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज एंड ट्राई टू लिंक इट विद योर आंसर्स। ओके, उसके बाद अगर पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, या मान लो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, या फिर किसी प्रियम्बल के बारे में पूछा है, एफआर्स के बारे में पूछा है, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आप उसको दो एग्जाम्पल में। ठीक है, हम सबको मालूम है बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रही है तो हाउ कैन वी फॉरगेट केशवानंद भारती केस, तो आप वो एक एग्जाम्पल में डाल सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, कमिटीज हो गई, ठीक है, आपका लैंडमार्क जजमेंट्स हो गए, पॉलिटी के आंसर्स में आप इस तरह से चीजें इनकॉर्पोरेट करोगे तो डेफिनेटली ये सारे जो है वो बोनस पॉइंट्स होते हैं आपके आंसर में और आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। सो यस, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेंस का आंसर लिखने में। ठीक है, इंट्रोडक्शन, एक बॉडी का पार्ट जो आंसर की बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन हो गया, अपने आपको किस तरह से फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स और मैप्स का यूज करना है जगह जगह पे, अपनी हैंड राइटिंग पे फोकस करना है, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है, जितने वर्ड्स उन्होंने पूछे हैं उतने वर्ड में आपको अपना आंसर लिखना है। ये नहीं कि भैया आप मतलब, अब तो जगह दी रहती ना आंसर शीट में, इतने मार्क्स में आपको जगह मिलेगी, उतने मार्क्स में आपको लिखना होता है, उतनी जगह में आपको लिखना होता है। तो आप, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत मैटर करेंगी एग्जाम में। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिकोडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज है कि सिंपल इवेलुएट है कि डिस्कस है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करने होंगे, नीति आयोग हो गया, सेकेंड ARC हो गया, फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, और भी जितनी सारी NCRB हो गया। अगर आप इन सब की रिपोर्ट्स या डेटा फैक्ट्स अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो तो वो आइसिंग ऑन द केक हो जाता है। ठीक है, उस तरह से आप ज्योग्राफी में अगर डायग्राम बना के चीजों को दिखाओगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब एक अच्छा, जाहिर सी बात है ना, एक सिंपल आंसर पढ़ने में और एक अच्छे फ्लो चार्ट और डायग्राम और बुलेट्स में दी हुई है सब हेडिंग्स के साथ अगर आप आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली वो वाला आंसर विल बी ज्यादा प्रेजेंटेबल, जहाँ पे चीजें बहुत ही रिफाइंड तरीके में दी गई हैं। भले आपने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है लेकिन आपने छोटे छोटे पॉइंट्स डाल के, बुलेट्स डाल के चीजें वहां कर दी, एक उसका डायग्राम बना दिया, एक फ्लो चार्ट बना दिया, तो वो फ्लो चार्ट देख के एग्जामिनर समझ जाएगा कि नहीं नहीं, इसको ही नोज अबाउट दिस क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड। सो यस, एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, फोकस करो और डेली लिखो रिवाइज करो, लिखो रिवाइज करो, लिखो रिवाइज करो, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे रहोगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, तभी तो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करोगे, राइट। So these are the things which you have to keep in mind while writing a good essay. Good answer. In fact, good essay also. आप इस वीडियो के साथ आपको कुछ क्लिप्स मैं दिखाऊंगी जो हमारे स्टूडेंट्स के आंसर्स होते हैं, जिस तरह से हम अपने आंसर राइटिंग में वो आंसर्स प्रैक्टिस कराते हैं। यू कैन जस्ट वॉच, इसके बाद से आई विल अटैच दैट दोज आंसर्स विद दिस वीडियो, ताकि आप देख सको कि हम जिस तरह से आंसर प्रैक्टिस कराते हैं वो एकदम इसी तरह से होती है, जहाँ पे वी टेल स्टूडेंट्स to incorporate graphs, diagrams, flow charts, maps in their answers. ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। एंड yes, don't forget to subscribe our telegram channel. हमारे टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करो, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एंड yes, if you like this video then don't forget to like, share, comment and subscribe to our YouTube channel. And अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ें हैं, तो you can just post your questions in the comment box. ओके, एंड दैट्स इट। सो बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं आप लोग। सो हिम्मत नहीं हारनी है, बी कॉन्फिडेंट एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये आंसर राइटिंग में पैटर्न बता रहा हूँ, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ 17 PPSC के लिए। डरना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बेसिकली जितने भी एरियाज़ होते हैं, पेपर 1, 2 ऐसे, हम उसके एक और उसके अंदर भी जो सब सेक्शंस होते हैं उसके एक पैटर्न होता है, डिज़ाइन होता है, कैसे लिखना होता है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस टेक हो, चाहे DI सॉल्व करने के भी क्या पैटर्न होना चाहिए, आप हिस्ट्री का आंसर्स लिखने हो तो कैसे लिखने चाहिए। तो वो हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न जनरेट करते हैं, फिर कहते हैं सबको कि वही पैटर्न फॉलो करें, उसमें अच्छे नंबर्स मिलेंगे, और वो नंबर्स मिलते रहे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं।
और अभी जैसे आपको समझाया भी गया है, इंट्रोडक्शन की वैल्यू बताई गई है, बॉडी की वैल्यू बताई गई है, स्ट्रक्चर की वैल्यू बताई गई है। आपको ये बताया गया है कि डायग्राम्स कहाँ ऐड करने हैं, बिहार का मैप ऐड होगा या ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें ऐड होंगी, इकोनॉमी में भी ऐड होती हैं ये सब चीज़ें, और पॉलिटी में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर आप जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो आप उसे डालते रहेंगे। उसके अंदर आपको पता भी है कि रेफ़रेंस रूल्स सब पूरे बताए जाते हैं, जब हम आप पूरे कोर्स के थ्रू ले जाते हैं तो हम डिफरेंट रूल्स होते हैं, हेडिंग रूल्स होते हैं, रेफ़रेंस रूल्स होते हैं, एज़ इट इज़ रूल होता है, जनरल स्पेसिफिक रूल होता है, वो सब बताए जाते हैं। जो इसको आंसर राइटिंग को क्या होता है ना कि एक डिज़ाइन पैटर्न हम कोशिश करते हैं, एक टेक्निक जनरेट कर लें कि हम हमेशा लिखें तो अच्छे आंसर्स ही लिखें। क्योंकि आप हमारे वहाँ कई यूनिक चीज़ें होती हैं हमारे वहाँ, जैसे हमारे वहाँ कोई टॉपर अगर पता चला कि, क्योंकि रिज़ल्ट तो बाद में आते हैं ना, वो लगातार 2 बार टॉप करता है, पता चला 68 में भी टॉप करेगा, 69 में भी करेगा, और 2 लगातार तो 67 में करेगा, 68 में भी करेगा, क्योंकि एक बार राइटिंग पैटर्न जनरेट कर लिया और स्टाइल क्रिएट कर लिया और लिख अच्छा रहा है, तो वो बार-बार उतने ही नंबर पाता है। तो एक सब्जेक्टिविटी में भी ऑब्जेक्टिविटी जनरेट हो जाती है। तो आइए देखते हैं ये सब, जैसे ये ज्योग्राफी के आंसर्स हैं, तो आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे ओरिजिन ऑफ हिमालयाज़ के पूछा गया है, तो एडमंड हिलरी ने जो गैथ माउंटेन उन्होंने क्या कहा था, या फिर किसी आप ज्योग्राफर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, बस देखते जाइए, आप कहते हैं इसको कि आपको एक आइडियाज़ लिख जाएगा, हेडिंग रूल लगेगा ही, फिर ये कैसे इवोल्यूशन और वो दिखाया गया, और डायग्राम्स का बहुत अच्छा वो फोकस रहता है, और मैं ऐसे हैंड रिटन सॉल्यूशंस देता भी हूँ मैं, ठीक है, और प्रिंटेड भी देता हूँ, हैंड रिटन मैं 20-25% देता हूँ। फिर ये आपके पूरा वो आंसर जो ब्लैक टेक्टोनिक थ्योरी ओरिजिन ऑफ हिमालयाज़ को कैसे सपोर्ट करती है, तो उसको ये समझाया गया है, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में ये दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं इसको, और ये है यहाँ पे कंक्लूजन हुआ, तो बहुत अच्छे से ये किया गया है। तो ये ज्योग्राफी का आंसर जब लिखना हो तो ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा कि डायग्राम्स होंगे, हेडिंग्स होंगी, और शॉर्ट में अपनी बातों को कहा जाएगा, और 6 पेजेस में लिखवाता हूँ नॉर्मली, और जो सिविल्स की शीट होती है उसी से कहता हूँ मैं, उसी शीट को यूज़ किया जाए, क्योंकि ये जो शीट है ना, ये एग्जामिनेशन में बीपीएससी में यूज़ होती है, एग्जैक्ट वही शीट है। आइए देखते हैं, और भी आंसर्स आपको दिखाते रहता हूँ मैं। आपको ये फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया था ज्योग्राफी का, तो वो लिखा गया है ये, तो बहुत सिस्टमैटिक रहता है सब कुछ। ये देखते जाइए आप इस सबको, ये देखिए आप अपने, इसको देखिए, फिर ये आ गया, अगर साइंस टेक का है तो साइंस टेक के आंसर्स कैसे लिखने जाते हैं, तो ये अपना दे रखा गया है इन्हें पैटर्न। तो शॉर्ट आंसर से का ये पैटर्न है, तो आप इसको देखते रहिए कि किस तरह से आप, ये डिटेल में सब कुछ सीखना होता है। चैलेंजेस है, फॉरवर्ड है, शॉर्ट में इतना हो सकता है, और जितने से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट लिखा है, तो नीति डिवाइस बीफेयर दृष्टि है, हमें सब लिख देना है आपको इसमें। ये साइंस टेक में 2 सेक्शन होते हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट भी उसी में पूछा जाता है, तो उसका ये आंसर से लिखा हुआ है, बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है। अब देखिए, कहते हैं कितनी क्लैरिटी से जो बातें कही गई वही बस इम्प्लीमेंटेशन है इसमें, तो मैं आपको दिखाते जाता हूँ, आप देखते जाओ आंसर्स कैसे, तो यही प्रैक्टिस कराते हैं, इसी यही हमारा टारगेट रहता है कि आपके भी आंसर्स ऐसे स्टैंडर्ड हो जाएँ। तो जहाँ तक बीपीएससी की बात है, चाहे यूपीएससी की बात हो, यूपीएससी में हमारे पास उतने स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं इस समय, क्यों, हाँ, लेकिन बीपीएससी में तो बहुत हमारे पास भीड़ आती है, और यूपीपीसीएस में भी ठीक ठाक स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, तो उनको यही हम करने की कोशिश करते हैं कि आप सबसे बेस्ट आंसर्स लिख दो, कि मेंस में कराना क्या है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बात, फिर नोट्स वोट्स भी हम दे ही दे रहे हैं आजकल सब कुछ। तो ये देखते जाओ, आप कहते हैं ये सब आंसर्स देखते जाओ। ये पॉलिटी का आंसर आ गया अब, ठीक है, तो वो साइंस टेक था, ये पॉलिटी था, शुरू में ज्योग्राफी दिखाया, तो पॉलिटी के आंसर्स कैसे लिखे जाने हैं, तो आप देख रहे हो ना, हर जहाँ 15 फाइनेंस कमीशन या नीति आयोग का रेफरेंस, ये रेफरेंस रूल है, या एसआर बोमई केस हुआ, सरकारिया कमीशन है, सेकंड ईआरसी, कुछ भी पॉजिटिव नंबर पाने का यही तरीका होता है कि जो भी आपको लिखना है उसके सब्सटेंशियल्स को सपोर्ट की जाती हैं चीज़ें, बिना हवा में कोई बातें नहीं कहनी है कहीं से भी। तो आप जितना फैक्चुअल बेसिस, जितना ये इसी को रेफरेंस रूल में कहते हैं, आप इसको जितना अच्छे से लगाएंगे उतना अच्छा आपके आंसर्स होंगे। फिर आप देखते जाओ, ये भी पॉलिटी का आंसर आपको है, आप देख सकते हो उसको दोबारा वो करके, ये पॉलिटी का आंसर आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये तो पॉलिटी का आंसर रहा आपका। फिर आ गया आपका ये हिस्ट्री का आंसर कैसे लिखा जाना है। ऐसे करो ना, सारे सेक्शन, कोई भी सेक्शंस कहते हैं वीक को कहीं नहीं है, सारे के सेक्शंस एक से बढ़ के एक आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको लिखने के तरीके मिलेंगे। तो ये 2 सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड 57 बहुत हिट क्वेश्चन है विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, तो कैसे लिखना है इसको, तो ये भी देखिए आप, बिल्कुल मतलब परफेक्ट रहेगा, आपको यही जाके एग्जाम में सीधे छापना होता है, और जब छापेंगे तो नंबर मिलेंगे आपको। तो ये है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये वेस्टर्न एजुकेशन का आंसर है ये। और हमारा चैनल जो है ना द सिविल्स का, उसको लाइक कर लो, कहते हैं उसमें ये सब आंसर्स में वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ मैं आपको, तो जिससे कि आपको अगर जो लोग नहीं ज्वाइन करते थे बैच फॉर्म में हमको, तो भी वहाँ से देख देख के सीखते रहें। तो
अर्जुन तो अर्जुन हैं ही, हाँ, लेकिन एकलव्य भी जो हैं वो भी अच्छा करेंगे। देख रहे हैं आप? इसी तरह से आप देखते रहेंगे इन सी चीज़ों को, जितना देखेंगे उतना सीखेंगे, उतना समझेंगे। वो पूरा बहुत सिस्टमैटिक कराई जाती हैं चीज़ें, तो ये सब हैं, ये सब आंसर्स हैं, आप देखते रहिए आप। ये हिस्ट्री का आपका आंसर्स था, बहुत सब कुछ शॉर्ट, ब्रीफ और सारी बातें डाइवर्सिफ़िकेशन लाके जो पैटर्न होता है, और इसी में बहुत अच्छे-अच्छे नंबर मिल रहे हैं हमारे बच्चों को और शानदार नंबर आ रहे हैं। तो ये सब इंग्लिश के, हिंदी में भी ऐसे ही हैं, सेम हम लोग हिंदी में भी ऐसे ही हैं। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, सॉन्ग्स नेहरू के ये अपनी मेकिंग ऑफ इंडिया में होगा। तो वो आंसर है आपका ये। फिर ये आपका क्या आ गया, ये इकोनॉमी आ गया। तो अब इकोनॉमी का आप देख डालो, ये कहते हैं क्या करना है, देख रहे हो ये कोट्स पड़ गया, ये 5 वेज पड़ गया, पिलर्स पड़ गए, हेडिंग लग गई, फॉर्मूले भी लग गए। नीचे देखो, गवर्नमेंट प्लस रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस प्लस पीपल, सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखते जाओ बस, कहते हैं जहाँ भी कुछ लिखेगा, कोई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दे रहा है, या आरबीआई दे रहा है, या वर्ल्ड बैंक दे रहा है, कुछ ना कुछ सोर्स बताएगा, ऐसे नहीं लिखना होता है। तो ये सब आपको मिलेंगे। जय बिहार फेसेस चैलेंजेस इन एफआईज बिकॉज ये है, ये वीडियो कह रहा हूँ 3-4 बार देख लेना, सारे सेक्शन दिखा रहा हूँ, कहीं मिलेगा नहीं। ये 10 कॉपी 100 कॉपी देखोगे तब जाके ये सब चीज़ें वो भी वहाँ भी नहीं मिलेंगी। बेस्ट टू बेस्ट आपके सामने जा रहा है, तो आप देख लो इन सबको। ये भी इकोनॉमी का आंसर है। तो कैसे लिखते हैं आंसर्स, यही सब तरीके हैं, आपको यही सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अपने आंसर्स मिलाओगे तो बस आपका हो जाएगा सब कुछ बढ़िया। तो ये सब हैं आपके 5 ईयर्स प्लान्स हैं। इवोल्यूशन में बताता हूँ, ये सब बार डायग्राम जो डीआई यूज़ करते हो ना, डीआई का इस्तेमाल यहाँ बार हो, चाहे तुम्हारा पाई चार्ट हो, चाहे लाइन डायग्राम हो, उनको भी आंसर राइटिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये सब हैं वो, देखते जाओ इनको, देखते जाओ, देखते जाओ। ठीक है, इतना काफ़ी है। और सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आपको डीआई का पैटर्न भी मिल जाएगा, एसए का भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेगा आंसर राइटिंग बीपीएससी का। क्योंकि जब सीटें फुल हो जाती है तो हम ले नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ हम काम करते हैं। तो ये सब है आंसर्स हैं आपके, ये इसी को कहते हैं ऑन पेपर। आप खुद भी ऐसे आंसर्स लिखेंगे एक दिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब है आपके लिए। और जो लोग 17th का बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो यही पैटर्न पे उनको फॉलो करना है, इसी ऐसे ही लिखना है। तो एक जहाँ सबको कर दिया है मैंने कंपाइल, तो देख लें आप लोग। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ेगा तभी ना, कहते हैं ऐसी अच्छी चीज़ें आप लोग के सामने आएंगी। और ऐसे आंसर्स में देखो, कभी होता है ना कि अतिशयोक्ति में कह दे रहा हूँ, नहीं नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं कराता हूँ और मेरे बच्चे कर रहे हैं और करेंगे आगे भी अच्छा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।